ये कैसे हो सकता है? How is it possible, डॉक्टर? ये कुदरत का खेल है, ऐसा ही हुआ है। तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है श्रेया, यानी अब वो सारे प्रोसीजर्स मुझे दोबारा से करने पड़ेंगे जो शुरुआत में किए थे। यही सही वक्त है तुम्हारे लिए। अगर तुम जाना चाहती हो तो अभी चली जाओ। मैं अपने क्लाइंट के लिए किसी दूसरी औरत को ढूंढ लूंगा जो सरोगेशन के लिए तैयार हो। अब समझ में आया मैं क्यों डर रहा था। तुम मुझे तसल्ली नहीं दे सकते तो मत दो, मगर और दुखी मत करो प्लीज। गीता, मैं तुम्हें दुख नहीं दे रहा हूं, बस इतना चाहता हूं कि तुम थोड़ी प्रैक्टिकल बनो। दिल के मामले में मैं हमेशा इमोशनल थी, इमोशनल हूं और इमोशनल रहूंगी। दैट्स इट। गीता, इस बात से नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी होगा। जरा सोचो, उस वक्त जब वो औरत प्रेग्नेंट हुई थी, अगर हम घर में सबसे कहते थे कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो आज क्या कहते? हम ये भी तो कह सकते थे ना कि मुझे मिसकैरेज हो गया। और इस बात से पापा को कितना दुख पहुंचता, इसका अंदाजा है तुम्हें? क्या उनका दिल ये चोट सह पाता? तुम्हें पापा जी के दिल को ठेस पहुंचने की चिंता है, मगर तुम मेरे बारे में नहीं सोच सकते। विनीता, मैं हमेशा हमारे बच्चे के बारे में ही सोचता रहता हूँ, और कुछ तो मैं सोचना ही नहीं चाहता। अब क्या होगा रितेश? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर पराशर कह रहे थे कि सारा प्रोसेस दोबारा करना होगा। और अगर वो औरत इस बात के लिए तैयार ना हो तो? मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, मेरे दिमाग में तो एक और ही ख्याल आ रहा है। प्लीज रितेश, ऐसे नाजुक वक्त पर मुझे कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं चाहिए। एक्सपेरिमेंट नहीं है विनीता। देखो, हमसे पैसे लिए बिना वो औरत आगे जाने को तैयार नहीं है। इसका मतलब हमारा बच्चा उसकी कोख में पले, ये संजोग नहीं। What? What do you mean? विनीता, मैं सोच रहा हूँ कि मैं डॉक्टर पराशर से जाकर कहूँ कि कोई दूसरी औरत तलाश करें। मम्मी, मैंने मिताली दीदी से बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने बात ही टाल दी। उन्होंने टाल दी पराग, या तुम टाल रहे हो? तुमने बात की, इसका क्या मतलब? तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे पापा को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम हो कि अब भी घर चलने को राजी नहीं। मम्मी, मेरा यकीन कीजिए, भिमानी परिवार वाले पापा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। बस। तुम्हें अब भी यकीन है पराग? मैंने नहीं सोचा था कि पैसों की चमक दमक देख के तुम हमें भी भूल जाओगे। मैं ही पागल थी जो तुम्हें मिलने यहाँ चली आई। मम्मी प्लीज बैठिए आप। मम्मी देखिए, अगर मुझे एक पल भी ये शक होता ना कि मिताली दीदी पापा का अपमान करने वाली हैं, तो मैं उसी वक्त ये घर छोड़कर चला आता। पर मिताली दीदी या ये कहिए भिमानी परिवार में से किसी को भी ऐसा कोई नहीं करना चाहता पापा का नुकसान। तो फिर तुम्हारे पापा की उधारी क्यों चुका दी उन्होंने? क्यों ले ली वसूली उनके हाथों में? पैसों का दबाव डालना क्यों शुरू किया? जवाब दो पराग। पापा ने कर्जे के बदले में बहुत सारे पेपर्स साइन किए थे। वो पेपर्स मिताली दीदी ने मार्केट से खरीद लिए। पापा को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, उन पर दबाव डालने के लिए। वो भी कब? जब पापा ने प्रिया को घर से निकाल दिया था तब। जब वो घर छोड़कर मैं यहाँ रहने लगा तो उनके दिमाग से इसका ख्याल भी निकल गया। जरा सोचो माँ, उन लोगों ने वो कागजात बहुत पहले ही खरीद लिए थे। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने वसूली शुरू कर दी? नहीं पराग, तुम्हें असलियत दिखाई नहीं दे रही है। बीमारी वालों के दिल इतने बड़े नहीं हैं कि वो पैसे बांटते फिरे। वो तो सिर्फ तुम इस घर के पूरे हो जाओ तब तक इंतजार किया उन्होंने, बस। मम्मी, अगर आप ऐसे गलत सोचोगी ना तो भिमानी परिवार का तो कोई नुकसान नहीं हो। पापा जो कर रहे हैं उन हरकतों को आपने बंद करने की कोशिश तो नहीं की। सच्चाई ये है माँ कि पापा की ही वजह से मिताली दीदी ने वसूली के मामले में उन पर दबाव डाला। जब तक पापा प्रशांत भैया को उकसाने की कोशिश कर रहे थे तब तक ठीक था, मगर अब तो वो दुनिया भर में ये कह रहे हैं कि मैं उनके फायदे के लिए भिमानी परिवार में पैसे लेना शुरू किया उन्होंने लोगों से। अब आपको समझ में आया क्या बात है?
मिनी मिनी देख तो, मैं कुछ कपड़े लेकर आई हूँ। लेकिन मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं मम्मी। ओ मिनी, ये कपड़े तुम्हारे लिए नहीं है। देखो तो, ये बच्चे के कपड़े हैं। विनीता को बच्चा होगा ना, तब देने के लिए। अभी से? मिनी, आज तो पापा के रखे हुए कुछ पैसे हैं मेरे पास। कल पता नहीं क्या होगा बेटे। अपने पहले नाती के लिए कितनी बेसब्री थी मिनी। इतने सपने तो शायद तुम्हारे पापा ने तुम दोनों के पैदा होते समय भी नहीं देखे। एक पूरी दुनिया लुटा देना चाहते थे वो। और अब जब बच्चे के पैदा होने का समय आया तो तुम दिल छोटा मत करो मम्मी, प्लीज। कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा हम पर। और मुझे पूरा यकीन है, बिनी के घर पलना बनने से पहले पापा अपने कर्ज चुकाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। काश मिनी, तुम्हारे जैसा यकीन मेरे पास भी होता। लेकिन बेटे, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। अभी तो बेटे बस मेरे और तुम्हारे पापा की एक ही जगह आस बंधी है। एक फर्ज पूरा करना है मिनी। विनीता के घर पलना बंधेगा तो जो लेन देन के रीति रिवाज है वो तो पूरे करने होंगे ही ना। वरना लोग विनीता को कहीं ये ना कहें कि जब से पापा का दिवाला निकला है तो गोद भराई की रस्म भी अधूरी रह गई। ये कैसी बातें कर रही हो मम्मी तुम? बिनी को कोई कुछ नहीं कहेगा। उसके ससुराल वाले बहुत ही डिसेंट है। और पापा के आते ही सारा मसला हल हो जाएगा। बिजनेस में बहुत से लोगों को नुकसान होता है और उनका दिवाला भी निकलता है। ये कोई नई बात नहीं। बेटे, ये नुकसान किसी और किस्म का है। यहाँ बहुत खतरनाक हालात हैं बेटे। तुम्हारे पापा शायद जल्दी वापस नहीं लौट पाए। ना लौट पाए मतलब? तुमने कहा था कि वो दिल्ली नहीं गए, हमारे गांव गए। लेकिन इतने दिन वो वहां क्या करेंगे? प्लीज मिनी, प्लीज ऐसे सवाल मुझसे मत पूछो मिनी। पापा कहाँ है मम्मी? देखो तुम्हें बताना ही होगा, वरना कोई उनकी मदद कैसे कर पाएगा? मैं तुम्हें नहीं बता सकती बेटे, उन्होंने मना किया। तुम्हारे पापा ऐसी जगह है बेटे जहाँ कोई भी गैरतमंद इंसान बिना मदद के रह सकता है, लेकिन अपना ठिकाना जाहिर नहीं कर सकता बेटे। मम्मी, पापा क्या जेल में है? बताओ मम्मी, पापा क्या जेल में है? हेलो डॉक्टर। कहिए, क्या काम? डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछने आई हूँ, आपके क्लाइंट ने क्या डिसाइड किया है पैसे देने के बारे में? वही जो मैं तुम्हें बता चुका हूं। देखो श्रेया, इस मामले में तुमने ही आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, इसलिए मैंने दूसरी औरत को खोजना शुरू कर दिया। लेकिन आप जानते हैं डॉक्टर, मुझे इन पैसों की कितनी जरूरत है। आपको क्या लगता है डॉक्टर, मैं ये सब कुछ शौकिया तौर पर कर रही हूँ? पैसों की जरूरत किसे नहीं है श्रेया? कॉन्ट्रैक्ट से बाहर तुम गई। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि डिलीवरी होने तक 24 घंटे तुम मेरे कॉन्टैक्ट में रहोगी। मैं कभी भी तुम्हें यहाँ बुलाकर या तुम्हारे ऑफिस या दफ्तर जाकर तुम्हारा चेकअप कर सकता हूँ। इस तरह से तुम मेरे संपर्क में रहो। लेकिन डॉक्टर, कॉन्ट्रैक्ट में ये भी तो लिखा है कि 3 महीने बाद पूरी रकम में से मुझे 1/4 हिस्सा मिलेगा। और ये भी लिखा है कि तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगी जिससे तुम्हारे घर पर किसी भी तरह का बुरा असर हो। तुम्हारा चेन्नई जाकर दौड़ धूप करना, जानते हो उससे क्या हुआ है? तुम्हारा मिसकैरेज हुआ। और मैं दूसरी पार्टी को समझाने के काबिल नहीं रहा। लेकिन डॉक्टर, ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 महीने बाद उन लोगों को खुद विश्वास आ जाए। मैं वादा नहीं करता। अगर अपने रिस्क पर तुम कोई फैसला करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। डॉक्टर प्लीज, आप उन्हें समझाने की कोशिश तो कर सकते हैं। प्लीज डॉक्टर। ठीक है,
मैं कोशिश करूंगा कि प्रेगनेंसी के चौथे महीने में वो तुम्हें कुछ पैसे दे दे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, मैं दोबारा प्रेगनेंसी के प्रोसेस के लिए तैयार हूँ। ओके। प्रशांत, ये ऋषभ नाहर है क्या चीज? अरे बड़ी ऊंची चीज है। उसके नाम से इतना हंगामा हो गया है, खुद आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और मिताली दीदी से इसका क्या कनेक्शन है? यही तो मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर एक बात बताओ, ये ऋषभ नाहर के बारे में तुमने कहां से सुना? क्यों, मैं क्या घर में नहीं रहती? अच्छा, तो ये ऋषभ नाहर के चर्चे घर में भी होने लगे। कुछ करना पड़ेगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बस सोचते रह जाओगे और बाद में हाथ मलते रहोगे। दांत मत निकालो, तुम्हारे मुंह से कभी तो अच्छी बात निकालो। हाँ हाँ, मेरे अच्छे बोलने से तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे ना। अरे कभी कभी झूठी तसल्ली भी मरहम का काम करती है, समझी? लो, तुम जख्म लगने ही क्यों देते हो? जब जख्म लगेगा तभी तो मरहम की जरूरत पड़ती है ना। तुम औरतों की बातें मेरे दिमाग में ही नहीं आती। औरतों की बातें मतलब? ये दूसरी औरत कौन है, उसका नाम बताओ। मुंह नोच लूंगी उसका। मुंह नोचने बाद में जाना। पहले ये बताओ, ये ऋषभ नाहर के बारे में तुमने क्या सुना? अरे हाँ, वो पारेख अंकल है ना, वो ऋषभ नाहर के नाम से चिढ़ते हैं। सच्ची? हाँ तो क्या? यही तो प्रॉब्लम है ना तुम में, इशारों से तुम कुछ बात समझते ही नहीं हो। अरे अगर ऋषभ नाहर के बारे में तुम इंफॉर्मेशन चाहते हो ना, तो पारेख अंकल को विश्वास में लो। प्रवीण। जी दीदी। मेरा फोन होगा तो कहना कि मैं टारगेट प्रैक्टिस पे गई हूँ। किस चीज के लिए? पिस्तौल चलाने गई हूँ, पिस्तौल। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? जी दीदी तो पिस्तौल लेके किसी को मारने गई है। जी हाँ, बता दूंगा। ठीक है। किसका फोन था? आपका था। बात कौन कर रहा था? हम कर रहे थे। गेट आउट। जी दीदी, वो हिसाब नायर का फोन था। उनको देर हो रही थी तो वो चले गए। उसने कहा कि कल वक्त पे पहुंच जाना, हम मरने के लिए तैयार है। और उसने कहा कि बंदूक साथ लेके आना। हो गया, अब जाओ। हेलो मिताली, एक किस्सा सुनो। एक सेठ हैं दुर्गा प्रसाद जी। एक बार उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मेरे लिए कोई भी फोन आए कह देना कि मैं घर पे नहीं हूं। एक साहब ने फोन किया तो बेटे ने कहा कि पप्पा घर पर नहीं है। उन साहब को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने 10-15 बार फोन किया और हर बार बेटे ने यही जवाब दिया कि पप्पा घर पे नहीं है। लेकिन वो साहब भी टस से मस नहीं हुए। दुर्गा प्रसाद जी को गुस्सा आया, हार कर उन्होंने फोन उठा लिया और बोले, भाई साहब, जब मेरे बेटे ने कह दिया कि मैं घर पर नहीं हूं तो मान लो। जिंदगी में किसी पे भरोसा करना सीखा है या नहीं? ऋषभ, मैं तुम्हारे साथ डिनर लेने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। तो फिर वहां बैठकर मेरे फोन का इंतजार क्यों कर रही थी? मैं तुम्हारा फोन का इंतजार नहीं कर रही थी, और मुझे तंग करना बंद कर दो। पहले तुम मुझे तंग करना बंद करो। सालों से कर रही हो तुम चाहते क्या हो? होटल जिब्राल्टर में डिनर। तो तुम खा लो ऋषभ, एंड प्लीज डोंट वेट फॉर मी। मेरी भूख कब की मर चुकी है। मिताली, इंसानी भूख सांसों के साथ खत्म होती है। आज तुम नहीं आना चाहती हो, कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। आज तुम्हारे नौकर ने कहा है कि तुम घर पर नहीं हो तो नहीं हो।
लेकिन कभी तो तुम घर लौटोगे मिताली। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, हमेशा। अब बहुत कम दिनों का साथ है हमारा श्रेया। क्या? ऐसा क्यों कह रही हो कि कम दिनों का साथ है हमारा? आज अमेरिका से मेरे लॉयर का फोन आया था। उन्हीं की वजह से मैं अब तक इंडिया में रुकी हुई हूँ। तो तुम वापस जा रही हो? हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे हस्बैंड से एलिमनी मिलने के चांसेस हैं, इसलिए अब मैं लौट सकती हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा डाइवोर्स मंजूर हो चुका है? हाँ श्रेया, अब तो जाना ही होगा। अब देखो ना, कल ही की बात हो जैसे जब मैं आई थी तब तुम बिल्कुल मुझे पसंद नहीं करती थी। शुरुआत में काफी नेगेटिव वाइब्स मिले थे ना मुझसे, लेकिन तृष्णा, कितने कम समय में हम एक दूसरे के कितने करीब आ गए हैं ना। कभी कभी सोचती हूँ ना तो हैरान रह जाती हूँ। शायद इतना ही साथ हो हमारा। हाँ, ये भी ठीक है। अगर तुम्हारे वकील ने कहा है तो फिर तुम्हें जाना ही होगा ना। मैं भी यही सोच रही हूँ। लेकिन क्या श्रेया? लेकिन तृष्णा, तुम्हारे यहाँ रहने से मेरा हौसला बना रहा है। अगर हो सके तो अमेरिका जाना टाल दो प्लीज। तृष्णा, मुझे अकेलेपन से बहुत डर लगता है। प्लीज डोंट गो तृष्णा। हे श्रेया, कम ऑन। पारेख अंकल। रितीश, मैं एक वकील से मिला हूं, नानावटी कोर्ट में उसका ऑफिस है। अच्छा, कल का अपॉइंटमेंट लिया है मैंने, हमें उससे मिलने जाना है। उसका सोचना है कि प्रकाश साहब लोकअप में हो सकता है शायद। जी, हमें कल ही कोर्ट में पेपर्स फाइल करने हैं। पारेख अंकल, वो पेपर्स तो फाइल हो चुके हैं। क्या तुमने वकील कर लिया है? जी पारेख अंकल। वो क्या है कि मेरी सास बहुत परेशान थी, छटपटा रही थी, और फिर दिन पे दिन भी तो निकले जा रहे थे। मिताली मिली उस वकील से? आजकल में शायद मिले। पारेख अंकल, तुम्हारी आवाज से तो लगता है कि तुमने ऋषभ नाहर से कांटेक्ट किया है, और मिताली की मीटिंग भी उससे हो चुकी है। खैर, मिताली को जब जितेंद्र भाई ने कुर्सी दी थी तभी मुझे समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैं वक्त का तकाजा नहीं समझा। कैसा तकाजा? यही कि अब वक्त आ गया है कि मुझे अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। पारेख अंकल,